तो डिनोट करते हैं सिंबल कैपिटल आई से। करंट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल आई। तो करंट क्या चीज है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो मैंने बताया था, हम लोगों ने जब मोशन पढ़ा था क्लास 9 में, तब से हम बताते आ गए। तो जब भी रेट वर्ड की बात आएगी, रेट ऑफ फ्लो, तो रेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें टाइम के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं, करंट की हम बात कर रहे हैं, तो करंट को क्या मैंने बोला? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज पर यूनिट टाइम हो जाएगा। चार्ज को टाइम के साथ डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगी? आपकी इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगी। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला हो जाता है करंट का। और चार्ज का फॉर्मूला कल हम लोग पढ़ चुके हैं, Q इज इक्वल टू होता है N इंटू ई, है ना। कल ये फॉर्मूला पढ़ा था। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसकी वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दें तो करंट का एक और फॉर्मूला बन जाता है, वो बन जाता है NE अपॉन टी। आई इज इक्वल टू NE अपॉन टी। तो ये दो फॉर्मूले आपको मिल जाते हैं करंट के लिए। एक तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, दूसरा हो जाता है NE अपॉन टी। ठीक है। तो करंट बेसिकली क्या चीज है? इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। किसी भी कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। कल हम लोगों ने पढ़ा था फ्री इलेक्ट्रॉन, मैंने बताए थे क्या होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो करती है उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इसका डायरेक्शन की अगर बात की जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट कंसिडर की जाती है। जो एजम्पशन हम लोगों का होता है, क्योंकि करंट को किसी ने देखा तो है नहीं, वायर के अंदर सप्लाई जा रही, करंट दिखती तो है नहीं, कहाँ जा रही, किधर फ्लो कर रही है। तो जो एजम्पशन है अपना, सपोज अगर ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सपोज इलेक्ट्रॉन सब इधर की तरफ जा रहे हैं, राइट साइड में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो राइट साइड में। तो करंट का फ्लो किधर होगा? करंट का फ्लो इसके अपोजिट होगा, लेफ्ट साइड में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है, यहां पे लिख लेना इसको, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका SI यूनिट क्या होगा करंट का? SI यूनिट ऑफ करंट कूलम्ब अपॉन सेकेंड। देखो करंट का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला है करंट का। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कल हमने बताया था चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब और टाइम का होता है सेकेंड। SI यूनिट की बात कर रहे हैं, तो चार्ज का कूलम्ब, टाइम का सेकेंड। तो करंट का SI यूनिट क्या बन जाता है? कूलम्ब अपॉन सेकेंड। ये हो जाता है इसका SI यूनिट, कूलम्ब पर सेकेंड। और कूलम्ब पर सेकेंड का एक नाम होता है जिसे कहते हैं एम्पियर। कूलम्ब पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। जैसे कल मैंने बताया था वोल्ट, जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलम्ब को, सॉरी, कल बताया था वो V इक्वल्स टू होता था W बाई क्यू। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताई थी, 1 वोल्ट 1 एम्पियर, याद रखना, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पियर, तो इसकी डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा। ये तो एम्पियर हो गया फिलहाल। अभी एम्पियर क्या होता है? कूलम्ब पर सेकेंड। अब क्वेश्चन आपसे आता है कि व्हाट इज 1 एम्पियर, या व्हाट इज 1 एम्पियर ऑफ करंट। 1 एम्पियर करंट आप किसे कहेंगे? तो इसकी लिख लीजिए डेफिनेशन। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर कैसे आएगा? बोलो, फॉर्मूला क्या है? 2 अपॉन टी। तो अगर हम चार्ज को कंसीडर कर लें 1 कूलम्ब और टाइम को कंसीडर कर लें 1 सेकेंड, तो 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड, ये बन जाएगा आपका 1 एम्पियर। 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। जब किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब का चार्ज फ्लो करता है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर 1 एम्पियर की करंट फ्लो की। ठीक है ऋषभ, लिख लो डेफिनेशन। व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज passes through a conductor in 1 second. When 1 coulomb charge passes through a conductor in 1 second,
then current is said to be 1 ampere. क्या फिर से सुन लो एक बार. when 1 coulomb charge passes through a conductor in 1 second, then current is said to be 1 ampere. ठीक है, ये करंट की बात हो गई. एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले इस पर, फिर आगे चलेंगे. देखिए क्वेश्चन, देखिए, a current of 0.5 ampere, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes. For 10 minutes. Find the charge that flows. Find the charge that flows through the circuit. Find the charge that flows through the circuit. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका. तो देखिए आपको क्या क्या चीज गिवन है. सबसे पहले आपको दिया हुआ करंट 3 कूलम आया तो आंसर सही से देखो जरा, गलत कर दिया. I इज इक्वल टू गिवन है 0.5 एम्पियर ना. करंट की वैल्यू गिवन है आपको, और क्या गिवन है, टाइम दिया हुआ है. टाइम दिया है 10 मिनट. शाम सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया होगा तुमने, सीधे सीधे सॉल्व कर दिया है. ऐसा यूनिट टाइम का होता है सेकंड, तो पहले मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 600 सेकंड. ठीक है, करंट की वैल्यू हो गई 0.5, टाइम हो गया 600 सेकंड. निकालना क्या आपको, चार्ज निकालना है. तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर बताओ कितना आएगा. तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा आई टी 0.5 इंटू 600, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 300 कूलम. 300 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा. $30 होगा, 300 होगा, 300 होगा, हाँ 300 होगा. ठीक है, यहाँ तक हो गया. तो हम लोगों ने चार्ज समझ लिया, चार्ज क्या होता है और करंट क्या होती है. अब करंट के फ्लो से बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे आपके अप्लायंसेस वर्क करते हैं. तो जो आपका पूरा सर्किट होता है, सर्किट क्या चीज होती है पहले ये समझते हैं. तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आपको, इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो सर्किट का मीनिंग क्या होता है, देखो सबसे पहले चीज क्या है आपका सोर्स. सोर्स क्या था, कल हमने पढ़ा था बैटरी, सेल और बैटरी कल मैंने आपको पढ़ाई थी. तो जो जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो भी जनरेशन होता है वो बैटरी की वजह से होता है. बैटरी में ही चार्ज फ्लो करता है जिसकी वजह से करंट आती है. बैटरी होगा या कोई भी आपका सेल होगा, कुछ भी हो सकता है. तो सबसे पहली चीज होती है वोल्टेज सोर्स, जिसकी वजह से करंट आती है. तो अब सर्किट की हम बात करें, सर्किट क्या चीज है. सर्किट एक ऐसा पाथ होता है, एक कंप्लीट पाथ, क्लोज पाथ, जिसमें करंट फ्लो करती है और जिसके साथ क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट कनेक्टेड होते हैं. उस पाथ के अंदर आपका क्या क्या, जैसे अपने घर में देखो बल्ब भी होता है, फैन भी होता है, रेफ्रिजरेटर भी होता है, टीवी भी है, सारी चीजें उसके साथ कनेक्टेड होती हैं. तो ये जितनी भी डिवाइसेज एक क्लोज पाथ में कनेक्ट होती हैं, उस क्लोज पाथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो लिख लीजिए डेफिनेशन सर्किट की. इट इज अ क्लोज पाथ, it is a closed path
in which it is a closed path in which electric current flows. It is a closed path in which electric current flows and different components like battery, fan, bulb, etc. are connected. ठीक है, तो सर्किट का मीनिंग समझ गया। सर्किट क्या होता है? पहला वर्ड ध्यान रखना, क्लोज पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट कभी भी बनेगा तो वो क्लोज पाथ ही बनेगा, ओपन कभी नहीं होगा। अगर कहीं से भी ओपन हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगी, तो उसके आगे करंट जा ही नहीं पाएगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा, चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। तो जब भी आपको सर्किट डायग्राम कोई भी दिया जाएगा तो एक कंप्लीट पाथ, क्लोज पाथ बनेगा, क्लोज लूप बनेगा हर जगह से वो। तो एक तो बात होगी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। दूसरा टर्म आता है आपका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम बनाते हैं उसी को क्या कह देते हैं? सर्किट डायग्राम। यानी कि ऐसा डायग्राम जिसमें आपको सारी चीजें दिखाई दें कि इसमें क्या क्या चीजें कनेक्टेड है। बैटरी कनेक्ट है, सेल कनेक्टेड है, या फिर आपका बल्ब लगा हुआ है, स्विच लगी है, रेजिस्टेंस लगा है, क्या क्या लगा हुआ है, उन सारी चीजों को कनेक्ट करके जो डायग्राम बनता है, दैट डायग्राम इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। ठीक है, लिख लो इसमें, द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स different elements, the diagram which represents different elements connected in the circuit, different elements connected in a circuit with their symbols, इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। तो अब सिंबल से आप समझ लो क्या क्या सिंबल्स होते हैं जो हम लोगों को यहाँ पे यूज करने हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए, और उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सिंबल्स होते हैं अपने पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंबल्स ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। Symbols of various electrical components। तो सबसे पहला सिंबल आता है, सबसे पहले चीज क्या आती है आपकी? बैटरी आती है या सेल आता है? वोल्टेज सोर्स की बात होती है क्या? हाँ, सेल। सबसे पहले आपका आता है सेल। तो सेल का सिंबल क्या होता है? कल बताया था, सेल का सिंबल ऐसे बनता है। ये हो गया सेल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव होगा, छोटा वाला नेगेटिव होगा। दिस इज द सिंबल ऑफ सेल, प्लस माइनस, सिंगल सेल हो गया। फिर दूसरा आता है बैटरी। तो बैटरी क्या होती है? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कल ये भी बताया था हमने, जब बहुत सारे सेल कनेक्ट किए जाते हैं तो बैटरी बन जाती है। लेकिन हाँ, बैटरी बनने की कंडीशन क्या होगी? कनेक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव के साथ क्या कनेक्ट किया जाएगा? नेगेटिव, फिर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, यानी अपोजिट टर्मिनल ज्वाइन होते हैं हमेशा, तो बैटरी बनती है। अगर सेम टर्मिनल ज्वाइन करोगे सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपोजिट टर्मिनल हमेशा ज्वाइन किए जाते हैं, तो टोटल वोल्टेज बढ़ जाता है, बैटरी का पोटेंशियल बढ़ जाता है। ठीक है, तो बैटरी का सिंबल कैसे बनेगा? आप कई सारे सेल्स को ज्वाइन करके दिखा दो। इस टाइप से आपकी ये बन गई बैटरी। दो या दो से ज्यादा सेल अगर कनेक्ट हो जाते हैं देन इट फॉर्म्स बैटरी। ठीक है, दो से ज्यादा सेल्स के कनेक्शन को कहेंगे बैटरी। फिर तीसरा आता है वेरिएबल बैटरी। वेरिएबल बैटरी या इसी का दूसरा नाम होता है वोल्टेज रेगुलेटर। वेरिएबल बैटरी या वोल्टेज रेगुलेटर, यानी जहां पे आप वोल्टेज चेंज कर सकते हो। श्योर कैसे बनेगा?
उसमें क्या होता है देखिए, वेरिएबल वोल्टेज में जैसे मैंने 2 सेल लगा दिए, ये बन गई बैटरी। इसके साथ साथ क्या करिए, यहाँ पे एक एरो बना दीजिए ऐसे, ये एरो और लगा दो, तो ये एरो इंडिकेट करता है ये चेंज होगा, इसका वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका एक्सेप्टाइजर होता है, उसके अंदर नॉब लगी होती है, घुमाते हैं तो उसका वोल्टेज चेंज होता जाता है, तो वो आपका वोल्टेज रेगुलेटर का ही काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका स्विच। स्विच या इसी को कहते हैं की, स्विच और की। तो स्विच को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ये रिप्रेजेंटेशन है स्विच का। ठीक है, ये आपका ओपन स्विच है, इसे कहेंगे ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब आपने ऑन नहीं किया है, ऑफ है वो। और एक होता है क्लोज स्विच, क्लोज भी क्या होगा, इसको बंद कर देंगे ऐसे, ये हो गया क्लोज स्विच। ओपन स्विच, क्लोज स्विच। या एक और रिप्रेजेंटेशन है स्विच का, ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी स्विच का रिप्रेजेंटेशन होता है। हाँ, इसमें अगर डॉट नहीं लगा होगा तो ये ओपन होगा, अगर इसमें डॉट लगा देंगे तो क्लोज हो जाएगा। ये स्विच का रिप्रेजेंटेशन। ये सारे रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखने, कभी कभी इससे पूछ देता है बनाने को, एक नंबर में आ जाता है बनाने को कि इसका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बना के दिखाइए। तो वो सेल हो गया, बैटरी होगी, वेरिएबल बैटरी हो गई, स्विच हो गए, 4 चीजें हो गई। आगे चलते हैं। सेव कर दें इसको। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का सिंबल देखो ऐसे बनता है, जिगजैग पाथ आप शो कर दो, ये हो जाता है रेजिस्टेंस। फिर आता है नेक्स्ट वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसी का एक और नाम होता है, इसे कहते हैं रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस या इसी को कहा जाता है रियोस्टेट। तो इसके, हाँ, इसमें भी एक एरो लगा दो, जहां पर भी वेरिएबल का वर्ड आए तो उसमें एरो लगा दो इसको, ये बन जाता है रियोस्टेट। क्या अरे बता रहे पहुंच रहे वहां तक, पहले बना लो सिंबल, अभी रेजिस्टेंस पढ़ेंगे आगे। चलो पहले बना लो सब कुछ। अरे वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सके, जिसका रेजिस्टेंस चेंज हो सके उसे कहते हैं वेरिएबल। तो रेजिस्टेंस बदल सकते हैं, एरो बना दिया उसमें, इसको आप चेंज कर सकते हो, इसी को रियोस्टेट भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है वोल्ट मीटर एमीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल को मेजर करना या वोल्टेज को मेजर करना। तो वोल्ट मीटर का सिंबल कैसा होगा, एक गोला बनाया, उसके अंदर वी लिख दिया, ये बन गया वोल्ट मीटर। और चाहो प्लस माइनस साइन भी लगा दो, प्लस माइनस, ये हो जाता है वोल्ट मीटर। फिर आता है एमीटर। एमीटर का सिंबल ऐसे बन जाता है, इसके अंदर ए आ जाता है। कि वोल्ट मीटर कौन सी डिवाइस है जिससे पोटेंशियल मेजर करते हैं, लिख लेना इसको ना पता हो। वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर पोटेंशियल एंड एमीटर इज यूज टू मेजर करंट। करंट को मेजर करने के लिए एमीटर लगता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाया जाता है। और एक और डिवाइस होती है जिसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का सिंबल होता है, इसमें जी बना देते हैं, ये हो जाता है गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर सब कुछ मेजर कर सकता है, वोल्टेज भी, करंट भी, रेजिस्टेंस भी। उसके अंदर सेटिंग्स होती हैं, जिस सेटिंग पे आप लगा दोगे उसके हिसाब से वो मेजर कर लेगा। वो वोल्टेज भी मेजर कर लेगा, करंट भी कर सकता है और रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकता है। तो यहाँ पर लिख लेना, फॉर वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस
तीनों चीजों के मेजरमेंट के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। और क्या बचा? बल्ब। बल्ब बचा। तो बल्ब का सिंबल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऐसे कहीं पर आपको सर्किट में बल्ब दिखाना हो तो आप ऐसे कनेक्ट कर देना, बस ये बल्ब का सिंबल है। फिर देखो नेक्स्ट आता है जॉइंट वायर या जॉइंट वायर। अगर दो वायर कनेक्टेड है या कनेक्टेड वायर को कैसे दिखाएंगे? जैसे मान लो एक वायर आपका ऐसे जा रहा था स्ट्रेट, इसके साथ हमें कनेक्शन दिखाना है, दूसरा वायर यहां से निकला, तो यहाँ पे ऐसे डॉट जरूर बना देना। इसका मतलब होता है यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे कनेक्ट होके चला गया, ऊपर भी निकल गया ऐसे। एक वायर ऊपर से आया, एक वायर नीचे से, यहाँ पे आके दोनों कनेक्टेड हैं, तो जिस जगह पर कनेक्शन होगा वहां पे डॉट रिप्रेजेंट करेंगे। और एक होता है आपका डिसकनेक्टेड वायर, या आपको कह सकते हैं इसको डिसकनेक्टेड वायर समझ लो। तो इसको कैसे बनाओगे? तो कोई स्ट्रेट वायर आपका सीधा सीधा आया था, डॉट नहीं, डॉट भी नहीं लगाएंगे और सीधा सीधा भी लाइन नहीं खींचेंगे, उसको आप ऐसे घुमा के निकालेंगे ऐसे। इसका मतलब होगा कि वायर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, ये वायर इसके ऊपर से निकल गया है। देखो दिखाओ, दिख गया? देखो, अबे देखो आ गया होगा, अब आया। तो ये होता है डिस्कनेक्टेड वायर। ठीक है, ऐसे आप लाएंगे, ऐसे यहाँ से घुमा के निकाल दिया, मतलब दोनों वायर में कोई भी कनेक्शन नहीं है, एक के ऊपर से दूसरा वायर क्रॉस करके जा रहा है। ठीक है, इतने आपके रिप्रेजेंटेशन है, और कुछ तो नहीं बचा। तो इतने रिप्रेजेंटेशन कम से कम आप याद रखिएगा, इनकी जरूरत पड़ेगी आपको क्वेश्चन की। रब कर दें, सारा नोट कर लिया सब? चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग, ओम्स लॉ पे आते हैं। तो यहां से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, सिलेबस आपका ओम्स लॉ। क्या हुआ? रह गया क्या? देखिए ओम्स का पहले स्टेटमेंट लिख लो, फिर बताते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। लिखिए स्टेटमेंट। देखिए, if all the physical conditions are kept constant, if all the physical conditions are kept constant, then if all the physical conditions are kept constant, then the current flowing through a conductor, then the current flowing through the conductor is directly proportional, then current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference, is directly proportional to the potential difference across the terminals of the conductor, is directly proportional to the potential difference across the terminals of the conductor. ठीक है, लिख लिया? डेफिनेशन लिख ली सबने? अजय, across the terminals of the conductor, potential difference across the terminals या end of the conductor लिख सकते हैं। तो देखिए हमने ये कंडक्टर एक वायर कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, इस वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो बात की बातें भी देखेंगे। फिलहाल ये आपका एंड है ए, और ये एंड हमने कंसिडर कर लिया बी। तो कल हम लोग पोटेंशियल पढ़ चुके थे, और चार्ज के फ्लो के लिए पोटेंशियल मस्ट है। जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तब तक चार्ज अपने आप फ्लो नहीं कर सकता।
कल पढ़ा था पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, किसी चार्ज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं तो पोटेंशियल आता है, लेकिन अगर चार्ज को एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक ले जाना हो तो पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए, तभी चार्ज मूव करेगा, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा। तो ऐसे यहाँ पर भी कंडक्टर के केस में ए और बी दो हमने टर्मिनल लिए, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो गया वी ए, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल ले लिया हमने वी बी। अब करंट हमेशा कहाँ फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, नोट करके अलग से लिख लेना। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अगर हम कंसिडर कर लेते हैं इफ VA इज ग्रेटर देन VB, सपोज हमने एक कंडीशन ले ली कि अगर A का पोटेंशियल B से ज्यादा है, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर यहां पे आप एक बैटरी लगा दो, ऐसे हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी इसके साथ, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, सेल कनेक्ट कर दिया, तो पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल ज्यादा होता है, नेगेटिव वाले का पोटेंशियल कम होता है। तो जब ये वाला एंड इससे कनेक्ट हुआ तो ये हाई पोटेंशियल पे आ गया, ये वाला एंड इससे कनेक्ट हुआ, ये लो पोटेंशियल पे आ गया, तो VA इज ग्रेटर देन VB। तो करंट कहां फ्लो करेगा, A से B की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इसमें करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे B से A की तरफ, लेकिन करंट कहां जाएगी, A से B की तरफ। ठीक है, अब देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर सारी फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखा जाए, फिजिकल कंडीशन बोले तो टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, अगर इन सारी चीजों को कांस्टेंट कर दिया जाए, क्योंकि अगर इनको बदलोगे तो सब कुछ बदल जाएगा, तो सबसे पहले इसलिए मैंने ये लिखाया इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट। उस कंडीशन में क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ V से डिनोट कर रहा हूं उसको। तो करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर। ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है, I प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया। अब जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, अब वो कांस्टेंट क्या आता है, 1/r इंटू वी, I इज इक्वल टू 1/r इंटू वी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R, और इस R को कहते हैं रेजिस्टेंस, यही R कहलाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, लिख लिया, नोट कर लो, पहले से फिगर बना लेना, फिगर ड्रॉ करके नोट कर लीजिए पहले से। ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी कर लो। ठीक, तो V इक्वल्स टू आई आर मिल गया आपको, R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर या रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी। रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, हर कंडक्टर की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो उसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। कौन सी प्रॉपर्टी होती है उसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नोट कर लिया, तो ये तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया। अब दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है, एक्टिविटी जो आपको एनसीईआरटी में दी भी हुई है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू वेरीफाई द ओम्स लॉ, कैसे आप उसे वेरीफाई करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये सारी चीजें हैं, तो अब हैंड डाल लीजिएगा, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि इस बार केस स्टडी आएगी आपके क्वेश्चन में, तो केस स्टडी में ओम्स लॉ से पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ आपको दे देगा कॉम्प्रिहेंशन टाइप का, उसको स्टडी करके आंसर देने होंगे, तो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन उससे ज्यादा आएंगे केस स्टडी में, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी आपकी आती है। तो पहले इसका सर्किट डायग्राम समझते हैं। ओम्स लॉ क्या है, किसी टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल लगाना है और हमें क्या करना है, I और V का रेशियो निकालना है। आपने अभी देखा I इज इक्वल टू क्या है, V/R, या आप ये भी लिख सकते हैं V/I इक्वल्स टू R, यानी हमें ये प्रूव करना है कि जो आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे और जितना करंट फ्लो करेगा उन दोनों का रेशियो कांस्टेंट आएगा R के इक्वल।
आर एक कांस्टेंट वैल्यू है किसी कंडक्टर के लिए, तो आर के इक्वल आएगा वी अपॉन आई। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए पहले हम लोग सर्किट डायग्राम को समझते हैं। सपोज ये हमने एक कंडक्टर ले लिया, ये आपका ए बी एक कंडक्टर, ए एंड बी, ये इसके टर्मिनल्स ले लिए। अब सबसे पहले काम क्या करना है, इसमें बैटरी आपको लगानी पड़ेगी, तभी आप उसके अंदर करंट को फ्लो करा सकते हैं। तो पहले हमने यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट की। कितने भी सेल की बैटरी आप लगा सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पर 4 सेल की बैटरी ले ली। ये हमने एक बैटरी लगा दी यहाँ पर, और बैटरी भी कैसी लगाई है, वेरिएबल, जिसका वोल्टेज आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब देखो हमें जो निकालना है पोटेंशियल, वो ए और बी के अक्रॉस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात की ना हम लोगों ने, पोटेंशियल डिफरेंस किसका लेना है, वायर का। तो अब हमें 2 डिवाइसेस हमने बताई थी आपको, एक वोल्ट मीटर, एक एमीटर। वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज मेजर करना, एमीटर का काम होता है करंट मेजर करना। तो इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है और इस कंडक्टर में कितना वोल्टेज है, ये दोनों चीजें हमें मेजर करनी, वही तो निकालना है वी अपॉन आई। तो हम क्या करते हैं, देखो यहां पर एक वोल्ट मीटर लगाते हैं पैरेलल में, ये लगा दिया हमने वोल्ट मीटर, और इसके आगे यहां पर सीरीज में लगाएंगे एक एमीटर, ऐसे। ध्यान रखना इस वाले पॉइंट के आगे ही लगाना, बल्कि तुम लोग यहां पे लगा लो, आगे इधर लगा लो, वरना गलत कर दोगे, ऐसे। और ये पॉइंट एक लिख भी लो आप लोग पहले अलग से, कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको भी नोट करके लिख लो बड़ा बड़ा अलग से। Voltmeter is always connected in parallel and ammeter is always connected in series. Voltmeter is always connected in parallel and ammeter is always connected in series. Voltmeter is always connected in parallel and ammeter is always connected in series, because potential is same in parallel, because potential is same in parallel and current is same in series, because potential is same in parallel and current is same in series। ये 2 पॉइंट अभी लिख लो, इसको अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे सीरीज पैरेलल जब बताएंगे। ठीक है। पोटेंशियल कहाँ सेम होता है, पैरेलल में, और करंट सेम होता है सीरीज में। तो पैरेलल का मतलब होता है जहां पे डिवीजन हो। भैया इधर देखो, पैरेलल से थोड़ा समझ लो आप लोग। पैरेलल का मीनिंग क्या होता है, जैसे आप एक पाथ पे जा रहे हो, एक रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, आपकी रोड, जैसे आप जिस रोड पे चल रहे थे उसका एक डिवीजन मिल गया आपको, कहीं से रोड कट गई, घूम के आप उस दूसरी तरफ से घूम के पहुंच गए। जैसे अपने वुडबाइन से आप निकले, जीटी रोड आ रहा है सीधे 9 नंबर तक के लिए, लेकिन 9 नंबर के लिए आप जीटी रोड ना पकड़ के आप कहाँ चले गए, बगिया क्रॉसिंग से घूम के अंदर से पीछे से घूमते हुए, आवास विकास से होते हुए, नवा फैक्ट्री से होते हुए 9 नंबर पे निकल गए। तो ये जो एक दूसरा पाथ मिल गया, एक दूसरा रास्ता मिल गया, इसी को कहते हैं पैरेलल, जहाँ पे डिवीजन हो जाता है और जहाँ पे कोई डिवीजन ही ना हो। ठीक है। रोड वही आपका चलता चला जाए और कनेक्शन होता चला जाए, एक रोड दूसरे में ज्वाइन हुआ, तीसरे में ज्वाइन हुआ, लेकिन रास्ता कहीं से डिवाइड ना हो, तो उस कनेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, सीरीज कनेक्शन। जैसे यहाँ से चलिए, अगर आप ए से हमने स्टार्ट किया, ए से अगर आप चलते तो ए से आप सीधे भी जा सकते थे बी तक, या ए से घूमते हुए यहाँ बैटरी तक वापस आ सकते थे सीधे ऐसे, या तो इधर से घूम के भी जा सकते हैं। तो जब हम इधर से घूम के गए, ये वाला पाथ क्या कहलाएगा, पैरेलल, क्योंकि ये रास्ते 2 बन गए, एक सीधा रास्ता है, एक इधर से घूम के जा रहा है। तो जब यहाँ पे रास्ता डिवाइड हो गया, इसे कहेंगे पैरेलल। और जब ये एमीटर हमने यहाँ पे लगाया है, तो यहाँ से घूम के आप यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद देखो रास्ता मुड़ना अलग बात है, ये एक रोड मुड़ गया समझ लो, लेकिन है तो वही रोड ना भाई। जीटी रोड यहाँ से ऐसे चलता चला आगे जाकर कहीं घूमता भी तो है, मुड़ता भी तो है, लेकिन है तो वही सेम रोड, उसके अंदर कोई डिवीजन हमें नहीं देखना, ये रोड आगे गया ऐसे जाके घूम गया, तो घूमने से फर्क नहीं पड़ता, डिवीजन ना हो उसका कोई, तो ये क्या कहलाएगा, सीरीज कनेक्शन। इस वायर के साथ ये सीरीज में हो गया और इस वायर के साथ ये पैरेलल में हो गया, क्योंकि इसका रास्ता बदल गया है, इसका रास्ता वही है जो वायर का रास्ता था। ये मतलब होता है सीरीज पैरेलल का। अभी इसको और डिटेल में आगे देखेंगे फिलहाल। तो ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टेप समझते हैं इसके।
आपने पूरा सर्किट डायग्राम बना लिया। अब इसकी पहले टेबल भी बना लो, क्या क्या चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट है। सीरियल नंबर, वोल्ट मीटर रीडिंग, फिर आपका आता है एमीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग को हम डिनोट कर रहे हैं V से। एमीटर की रीडिंग को डिनोट कर रहे हैं A से। और उसके बाद निकालते हैं रेशियो। ठीक है, ये आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक्सपेरिमेंट कैसे करना होता है, ये पूरा वेरिफिकेशन। आपने बैटरी लगाई हुई थी वेरिएबल वोल्टेज की, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका वोल्टेज वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो सपोज आपने पहले यहाँ पर एक वोल्टेज लगाया, हम एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, पहले उसको जनरलाइज बाद में कर लेंगे। जैसे सपोज पहले आपने वोल्टेज लगाया 2 वोल्ट का, फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट का आपने वोल्टेज लगाया, और इसमें जो करंट फ्लो किया, यानी अच्छा 2 वोल्ट जो मेजर होगा वो कहाँ पे होगा, इस वोल्ट मीटर प्रेशर। तो क्या समझ में आई बात। यहाँ से आपने बैटरी लगाई, बैटरी का नॉब घुमाया, 2 वोल्ट उसको सेट किया, तो 2 वोल्ट कौन रीड करेगा, वोल्ट मीटर ही तो रीड करेगा। वोल्टेज कौन मेजर करता है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आ गई, 2 वोल्ट फॉर एग्जाम्पल। और एमीटर आगे चले, तो यहाँ से वोल्टेज आपने चेंज किया, तो इसमें करंट आ गया, और करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ कहाँ जाएगा, एमीटर में। एमीटर क्या रीड करता है, करंट को। तो एमीटर की रीडिंग क्या आ गई, फॉर एग्जाम्पल ये आ गई 1 एम्पियर। एक एग्जाम्पल लेके हम बता रहे हैं। ठीक, आपने वैल्यू निकाल दी, तो इसका रेशियो निकाला V अपॉन आई, तो V अपॉन आई इक्वल टू क्या। ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग आपकी आ गई, आपने रेशियो फाइंड कर लिया। ऐसे फिर से आपने क्या किया, वोल्ट मीटर की सेटिंग चेंज की, वोल्टेज इंक्रीज किया। तो फिर से आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने इसे कर दिया 4 वोल्ट, 4 वोल्ट का वोल्टेज लगा दिया, तो यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो गई, ये हो गई 2 एम्पियर। और इसका रेशियो फिर से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/2, यानी 2 आ जाएगा फिर से। और ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट आपका चलता है, तो मैं आपको वैल्यू लेके बता रहा हूँ। तो अगर इसको आप जनरलाइज करके लिखेंगे, तो V1 I1, V2 I2, V3 I3, V4 I4, ऐसे आपकी बहुत सारी वैल्यूज आती जाएंगी वोल्ट मीटर की और एमीटर की। लेकिन जब भी आप उनका रेशियो फाइंड करेंगे V और I का, वो रेशियो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। उसी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, रेशियो ऑफ V एंड I। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया। अब इसको जब आप एग्जाम में करना, आप ये वैल्यू मत लिखना, आप लोग कैसे करना इसको, इससे आप लोग सिंपली V1 अपॉन I1, यानी आपने V1 का वोल्टेज अप्लाई किया, I1 का करंट फ्लो किया, तो यहां से V1 अपॉन I1 आ गया, इट इज इक्वल टू R1। और बल्कि R1 नहीं लिखेंगे, इससे सिर्फ R लिखेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट ही मिलेगा आपको। फिर आपने दूसरा वोल्टेज अप्लाई किया V2, करंट आ गई I2, रेशियो आ गया V2 अपॉन I2 इज इक्वल टू R। फिर आपने थर्ड निकाला ऐसे ही, V3 I3, रेशियो फाइंड किया V3 अपॉन I3 का, ये भी किसके इक्वल आ गया, R से। ऐसे ही आप 4 वैल्यू लिख के दिखा देना उसमें, V4 I4, V4 अपॉन I4 इट इज इक्वल टू R। तो बस ये आपको टेबल बनानी है, डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम, ये टेबल बना दो। उसके बाद फिर क्या लिखना है हम बता रहे हैं, पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। कुछ पूछना तो नहीं, कुछ पूछना तो नहीं होगा। अब तो भैया इससे पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा, बताओ पहले। तबियत नहीं, वो गोला मार घूमने जाते हो, हमें सब पता चल गया तुम लोग, हमें पता चला तुम लोग गोला मार के घूमने, हमें पता चला था सैटरडे को गोला मार गए थे घूमने। भैया रेगुलर आओ यहाँ, 2 चैप्टर खत्म होगा तुम लोग, प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिया पूरा हमने। हो गया, नोट कर लिया सबने।
इसके लिए निकालेंगे कौन सा सीरीज में बताओ। बस कौन सी पढ़ी एक ही लाइन क्या देगा, तो सब क्या देगा, इसका कोई मतलब ही नहीं, आर्गन तो खत्म हो जाएगा। वही नहीं समझ में आया, आर्गन क्यों खत्म हो जाएगा, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, वो बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अब इसके आगे लिखिए आप लोग, क्या लिखना है आपको, डायग्राम बना देंगे आप। अब इसमें आप क्या बताएंगे, देखिए देखो, when voltage across the conductor, when voltage across the conductor changes, when voltage across the conductor changes, then the respective current also changes. Then the respective current also changes. Then the respective current also changes, and the ratio of voltage and current in each case, and the ratio of voltage and current in each case remains constant. And the ratio of voltage and current in each case remains constant, which can be verified from the table. Which can be verified from the table. आप टेबल में ऐसे लिख देना, आर सब लिखे वो बस, which can be verified from the table. ठीक है, ये आपका ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हो गया। इसको परफॉर्म करेंगे, अगर स्कूल में देखो होता है तो करवा के दिखाएंगे। तो समझ में आ गया क्या है ओम्स लॉ। वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट बढ़ता जाएगा, लेकिन वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है डेसिमल्स में, 0.001 का या 0.1 का, तो चलता है इतना डिफरेंस। ये तो बात होगी ओम्स लॉ होता क्या है, उसका वेरिफिकेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है इसमें, ग्राफ जरा समझ लो। जो आपकी इक्वेशन बनी है वो आई है V = IR। ठीक है, ओम्स लॉ कंप्लीट हो गया, वेरिफिकेशन उसका। अब उसके ग्राफ पे आते हैं हम लोग। तो V = IR ये इक्वेशन है। अब अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो आपने टेबल बनाई थी अभी, जो हमने से टेबल बनाई थी, अगर उस टेबल को आप प्लॉट करते हो एक ग्राफ के ऊपर V वर्सेस I, तो जब आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे, जैसे आप ग्राफ प्लॉट करना सबको आता है, x और y, x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट लोकेट करते थे, तो V को हमने क्या लिया, y एक्सिस, जो आपकी टेबल बनी थी V वर्सेस I की। तो V1 I1 V2 I2 ये सारे पॉइंट आए थे, तो V आपने कहाँ पर लिया, y एक्सिस पर। तो ये क्या हो जाएगा, y1 y2 y3, ये हो जाएगा x1 x2 x3। तो अगर इन पॉइंट्स को आप लोकेट करेंगे तो क्या आएगा, पहला पॉइंट आपको मिलेगा I1 x1। मान लो यहाँ पर कहीं मिल गया आपको, ये पॉइंट आपका आ गया I1 और V1। पहले x लिखा जाता है, बाद में y लिखा जाता है। x एक्सिस को हमने I लिया हुआ है और y एक्सिस को V लिया हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, I1, ये हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा, y1। तो अगर बात समझ आई नहीं, अगर नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ, फिर से सुन लो एक बार। यार ग्राफ बनाना है V और I का, में V वर्सेस I का। तो V को हमने क्या कंसिडर कर लिया, इसको कंसिडर कर लिया y, जो एक्सिस है वो एक्सिस हमने लिख दी y एक्सिस। I को क्या कंसिडर किया है, x एक्सिस। तो ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, x1 x2, ये हो जाएगा y1 y2। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे लोग, पॉइंट लोकेट करना आता है, क्लास 9 में पढ़ा था पॉइंट लोकेट करना, 10th में पढ़ चुके हो। तो आपका पॉइंट हो गया I1 V1, दूसरा पॉइंट यहाँ पे कहीं आ जाएगा ऐसे I2 V2, फिर आपका आ जाएगा I3 V3। यानी इन सारे पॉइंट को अगर आप प्लॉट करते जाओगे और जब उसे ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक बन करके आएगी जो कि ओरिजिन से पास होगी। तो VI का जो ग्राफ बनता है, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। आप बना के देखना, जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसको बना के देखते हैं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और वो कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है ग्राफ V वर्सेस I का। तो आप सिंपल ऐसे बना देना,
V वर्सेस I का ग्राफ जो बनता है इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे बना दो, बिना प्लॉट किए बना दो ऐसे। और इस ग्राफ का एक नाम होता है, इसे कहते हैं ओमिक ग्राफ या ओमिक कर्व, क्योंकि ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है, ओम्स लॉ को जस्टिफाई कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं ओमिक कर्व। ठीक है, ओम्स लॉ का ग्राफ हमेशा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, यानी ऐसा कोई भी ग्राफ जो ओम्स लॉ के जैसा बने उसे क्या कहेंगे हम? ओमिक ग्राफ। यानी करंट और वोल्टेज का ही ग्राफ होगा, लेकिन अगर ओम्स लॉ की तरह बनेगा स्ट्रेट लाइन तो कहेंगे ओमिक ग्राफ। अगर ओम्स लॉ की तरह नहीं बनता है, मान लो अगर कोई ग्राफ ऐसे बन जाता है, ऐसे आपने बनाया, कुछ इस टाइप से बन गया, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, इसे कहते हैं नॉन ओमिक, नॉन ओमिक कर्व। V वर्सेस I का ही ग्राफ होगा, लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, ओम्स लॉ को वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो उस ग्राफ को कहते हैं नॉन ओमिक ग्राफ या नॉन ओमिक कर्व। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट इज ओमिक कर्व, व्हाट इज नॉन ओमिक कर्व। या 4 ग्राफ तो बना के दे दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओमिक, पहचानो, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन ओमिक, पहचानिए। तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो जो स्ट्रेट लाइन शो करेगा वो ओमिक है, जो नहीं करेगा वो नॉन ओमिक है। ठीक है, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स का ग्राफ हमेशा ओमिक होता है। लिख लो एक पॉइंट नेक्स्ट आगे, द ग्राफ ऑफ ऑल द कंडक्टर्स इज ऑलवेज ओमिक, द ग्राफ ऑफ ऑल द कंडक्टर्स इज ऑलवेज ओमिक, ग्राफ ऑफ ऑल द कंडक्टर्स इज ऑलवेज ओमिक। ठीक है, तो ग्राफ समझ के बनता कैसे और ये ओमिक। अब इस ग्राफ से हम लोग क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं उस पर आ जाते हैं। ग्राफ यार बहुत अच्छे से करते चलना, जितने भी ग्राफ है, खाली यही नहीं, कोई फिजिक्स में जहां जहां भी ग्राफ आपको मिलेंगे, ग्राफ के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना। बहुत ज्यादा ग्राफ दे रहे हैं बोर्ड वाले, अब 10th में भी 12th में भी दोनों में, तो ग्राफ को बहुत अच्छे से फोकस करना। अब आप ग्राफ से क्या चीज फाइंड करते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है V वर्सेस I का ग्राफ बनाया, स्ट्रेट लाइन बन गई, तो जरा इक्वेशन पे आ जाओ फिर से। V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। ठीक है, अच्छा अगर तुमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी हो, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, सभी ने पढ़ा हुआ है। लीनियर इक्वेशन की एक और फॉर्म होती है जिसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू MX प्लस C, तुम लोग पढ़ाया था हमने, y इक्वल्स टू MX प्लस C, जहां पे M कहलाता है स्लोप, M को कहते हैं स्लोप, और C को कहते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट है वही चीज, देखो AX प्लस BY प्लस C लिखा हुआ है, इसको आप y के टर्म में कन्वर्ट कर दो, क्या इक्वेशन बन जाएगी? dy इज इक्वल टू माइनस AX माइनस C, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस A अपॉन B इंटू एक्स माइनस C अपॉन B। वही तो इक्वेशन लिखी हुई है, बस यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी? m की वैल्यू हो जाएगी माइनस A अपॉन B, और C की वैल्यू हो जाएगी माइनस C अपॉन B। तो स्लोप वर्ड पहले समझ लो, स्लोप किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। एक टर्म आता है आपका स्लोप, ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल्स टू x प्लस C, जहाँ पर m कहलाता है स्लोप। ये तो लिख ही लेना आप लोग इक्वेशन को, और स्लोप क्या चीज होती है उसको पहले इसको नोट कर लो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और स्लोप क्या होता है वो हम बताने जा रहे हैं। तो बताएगा स्लोप क्या होता है? श्याम बताओगे? अजय? देखो स्लोप का मीनिंग क्या होता है, सुन लीजिए। कोई भी ग्राफ हो आपका, वो ग्राफ एक्स एक्सिस से यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल फॉर्म करता है, ये एंगल बना, ग्राफ आपका ये था स्ट्रेट लाइन, इसने एंगल बनाया थीटा का सपोज, तो इस एंगल का अगर हम tan निकालते हैं, tan थीटा, साइन कॉस टेन पढ़ी चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री हम लोग,
तो अगर इस एंगल का tan फाइंड करते हैं यानी tan थीटा फाइंड करते हैं, इसी को कहते हैं स्लोप। क्या होता है स्लोप? हॉरिजॉन्टल से ग्राफ का एंगल निकाला जाए। अच्छा, एंगल भी कौन सी डायरेक्शन में लेना होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये भी ध्यान रखना, क्लॉकवाइज कभी नहीं जाएंगे, हमेशा एंगल कहाँ लिया जाएगा? मान लो ग्राफ अगर ऐसे बना होता नीचे की तरफ, तो ये वाला एंगल थोड़ी ना लेते, हमें एंगल इधर से मेजर करना होता। ये बात ध्यान रखिएगा। तो स्लोप की डेफिनेशन क्या है? एंगल ऑफ अ ग्राफ फ्रॉम, लिख लो इसकी डेफिनेशन, लिख लो द टेंजेंट ऑफ एंगल। स्लोप की डेफिनेशन लिखिए, टेंजेंट ऑफ एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, टेंजेंट ऑफ एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसे कहते हैं स्लोप। टेंजेंट ऑफ एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाता है? स्लोप को डिनोट करते हैं एम से, और किसके इक्वल होता है? tan थीटा के। इतना याद रखो फिलहाल अभी तुम लोग। स्लोप होता है एम, एम से डिनोट करते हैं, एम इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है, अब देखिए, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होती है y इक्वल टू mx प्लस c, जनरल इक्वेशन। अगर ये लाइन ओरिजिन से पास होती है, अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होती है किसी ग्राफ में, तो उसकी जो इक्वेशन होती है उसमें c नहीं आता है, उसमें सिर्फ y इक्वल टू mx आ जाता है। इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लो, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो वो लाइन दो तरीके से बन सकती है ना, एक लाइन ऐसे भी बन सकती थी, ऐसे, या फिर जैसे ग्राफ हम लोग का बना हुआ था, तो ग्राफ ऐसे एक तो ऐसे पास हो रहा था, या फिर ऐसा हो सकता था ग्राफ ऐसे भी पास हो सकता था। तो अगर ग्राफ ऐसे पास होगा तो वो इस वाली लाइन को कट करेगा यहाँ नीचे आकर के कहीं पे, तो उसे कहते हैं इंटरसेप्ट। ग्राफ जहां पर कट करता है वाई एक्सिस को, उसे कहते हैं इंटरसेप्ट। तो उसको भी इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। ओरिजिन से जब लाइन पास होती है तो कहीं नहीं कट करता, वो ओरिजिन पे ही कट करता है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो इसको हटाते हैं हम लोग सीधे। बस इसको याद रखो, जब ओरिजिन से लाइन पास होती है इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx। बस इतनी इक्वेशन याद रखिए आप। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है y इक्वल टू mx, अगर वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, जहां पर m क्या चीज है? m है उसका स्लोप, जो कि tan थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? बताओ ये प्रखर, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? फिर हम आगे चल रहे मेन टॉपिक पे बाहर हैं। क्लियर है ना अच्छे से? चलो, तो अब जरा इक्वेशन पे आते हैं हम लोग, जो हमारी ओम्स लॉ की इक्वेशन बनी थी। ओम्स लॉ की इक्वेशन क्या बनी है? V इज इक्वल टू आई आर। अब ध्यान से देखना, अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए, हमने जो ग्राफ बनाया था अभी, ओम्स लॉ का जो ग्राफ बना था, वो ग्राफ ऐसे बना था, इधर V था, इधर I था, और ये स्ट्रेट लाइन थी। यही तो था ओम्स लॉ का ग्राफ। V को हमने कहा लिया हुआ है वाई एक्सिस पर, I को कहा लिया हुआ है एक्स एक्सिस पर। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो y और v सेम है, x और I सेम है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर क्या लिया हमने? I लिया है, y एक्सिस पर v लिया हुआ है। तो बचा क्या तुम्हारा? r बचा। r किसके इक्वल होगा? m के इक्वल। बात समझ में आ रही है? यानी अगर आपको ग्राफ पता चल जाए ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ का ग्राफ तुम्हें बना के दे दिया जाए, तो उस ग्राफ की हेल्प से तुम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय फाइंडिंग द स्लोप। m इज इक्वल टू आर, यानी स्लोप ऑफ, अब ये पॉइंट लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया आपका, स्लोप ऑफ v वर्सेस I ग्राफ, स्लोप ऑफ v वर्सेस I ग्राफ। इस ग्राफ का स्लोप क्या बताया तुम्हें? रेजिस्टेंस बताया है। तो स्लोप ऑफ v वर्सेस I ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। v वर्सेस I का जो ग्राफ होगा वो क्या बताएगा? उसका स्लोप जो होगा वो क्या बताएगा? रेजिस्टेंस बताएगा। अजय, बात समझ में आई? परफेक्ट, समझ में आया कि नहीं?
अच्छा यहाँ से एक चीज और समझिए, अगर ये समझ में आ गया, इसका जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस बताएगा। स्लोप का मतलब क्या है, टेन थीटा। इतना ध्यान रखना, टेन थीटा की बात कर रहे हैं हम लोग। आर इज इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा कौन सा एंगल है, थीटा ये वाला एंगल, दिस एंगल इज थीटा। तो अगर आपको ये एंगल पता चल जाए, उसका आप टेन निकाल दो, और टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए अब दूसरी चीज पे आते हैं। अगर स्लोप बढ़ता है, स्लोप बढ़ने का मतलब क्या, एंगल बढ़ता जाए। यानी अगर ये आपका जो ग्राफ था बिल्कुल अगर नीचे होता तो स्लोप कम होता, जितना इसको ऐसे टिल्ट करते जाएंगे स्लोप बढ़ता जाएगा, और जितना स्लोप बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इफ स्लोप इंक्रीजेस देन आर ऑल्सो इंक्रीजेस। If slope increases, then resistance also increases. जितना आगे बढ़ते रहे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आते रहे, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं सारे स्लोप और रेजिस्टेंस के। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे। अब जो क्वेश्चन कैसे पूछता है आपसे, आपको एक ग्राफ बना के दे दिया V वर्सेस I का, और एक नहीं तीन ग्राफ बना दिया, ऐसे तीन ग्राफ बना दिए। इसको बोला ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2 एंड ग्राफ नंबर 3। ठीक है, ओम्स लॉ को वेरीफाई किया गया या ओम्स लॉ अप्लाई किया गया तीन वायर से, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, वायर नंबर 3, और तीनों के केस में जो ग्राफ बना वो आपके सामने बना हुआ है 1 2 3। किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, बोलो। या आपसे पूछेगा अरेंज द रेजिस्टेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या अरेंज द रेजिस्टेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ देता है अरेंज रेजिस्टेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो बताइए क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, एंगल पर। स्लोप अभी मैंने बताया, जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो स्लोप का मतलब सिर्फ थीटा नहीं, टेन थीटा है। और टेन की टेबल अगर आपको याद हो, टेन की टेबल क्या होती थी, टेन 0 होता था 0, फिर टेन 30 होता था 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, और टेन 90 इनफाइनाइट अनडिफाइंड। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। तो यहाँ पे तो सिंपल सा लॉजिक हो गया, अगर एंगल बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा। एंगल खाली स्लोप को ये मत समझना कि खाली एंगल बढ़ गया, टेन थीटा देखना पड़ेगा। तो टेन थीटा यहाँ पर फिलहाल एंगल बढ़ने के साथ साथ टेन थीटा भी बढ़ता है, और जब टेन थीटा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे कम एंगल किसका है, फर्स्ट वाले का, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद थर्ड का। तो सबसे कम टेन थीटा इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा रेजिस्टेंस R1, R1 से ज्यादा क्या होगा R2, उससे ज्यादा हो जाएगा R3। तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और इसी का यूज होता है अभी आगे जब पढ़ेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वहां पे ग्राफ दिया होगा, एरिया का निकालना होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, या लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना होगा। ठीक है, तो पहले ये चीज समझ में आ गई सभी को। जुनैद नहीं आया, क्या कैसे लगे, कहाँ लगेगा डिस्टेंस, ग्राफ में कहाँ डिस्टेंस लगे, कहाँ लगा रहे हो। अबे हमने कहाँ लगाया, कुछ तो नहीं लगाया है, हमने सिर्फ ग्राफ बनाया बेवकूफ, हमने सर्किट डायग्राम बनाया नहीं। हाँ तो लगा तो है R1 सबसे कम, उससे बड़ा R2, उससे बड़ा R3। अच्छा ये पूछो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लगाते हैं, वो भी नहीं लगाना आता है। फिर भैया ग्रेटर का साइन लगा तो है, R3 ग्रेटर देन R2, R2 ग्रेटर देन R1, वो कैसे लगाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको, अजय क्लियर है बेटा सबको, श्याम। अब देखो इसी में थोड़ा सा घुमाते हैं इसको। अभी जो हमने ग्राफ बनाया, V लिया था Y एक्सिस पर, I लिया था X एक्सिस पर। अगर इसी को उल्टा कर देता है, उसी में गलतियां होती है क्वेश्चन में, क्योंकि जनरली हम लोग यही पढ़ते हैं, V को Y पर, I को X पर पढ़ते हैं। अगर इसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, अगर इधर कर दिया जाए I को और इधर कर दें V को, ग्राफ अभी वैसे ही बनेगा, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगी अभी भी। लेकिन अब फर्क क्या पड़ेगा,
अब फर्क पड़ेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू पर। क्यों? क्योंकि V इक्वल्स टू होता है IR, लेकिन अब यहाँ पे I को हमने क्या ले लिया है, I को हमने Y मान लिया है और V को क्या मान लिया है, X मान लिया है। तो अब जरा कंपेयर करो तो फिर से इक्वेशन क्या होती थी, Y इज इक्वल टू MX, है ना, Y इक्वल्स टू MX होती थी इक्वेशन। और इक्वेशन यहाँ पे क्या है, Y के प्लेस पे आपने क्या लिया, I, और ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है I इज इक्वल टू V बाई आर। V इक्वल्स टू आई आर होता था, लेकिन I इक्वल्स टू क्या है, V अपॉन आर। तो अगर इन दोनों को आप कंपेयर करते हो तो I तो हो गया Y, X हो गया V, तो M की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 1 बाई आर मिल रही है। उल्टा हो जाएगा सब कुछ। बात समझ आई दीपक? उसमें क्या था, यहाँ पर V था, यहाँ पर I था, तो M इज इक्वल टू आर हो गया था, यानी जितना स्लोप बढ़ाते थे उतना रेजिस्टेंस बढ़ता था। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या कंडीशन मिल गई, R इज इक्वल टू 1 अपॉन M, यानी अगर स्लोप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एंगल बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर यहाँ पे I हो जाता है Y एक्सिस पर, X पर V हो जाता है, तो सारी कंडीशंस आपकी बदल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, इफ स्लोप इंक्रीजेज देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। इफ स्लोप इंक्रीजेज देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो। इसमें भी 3 ग्राफ दे दिए फिर से हमने। ठीक है, ग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3। अब आपको बताना है रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर से लिखना है आपको। इस वाले क्वेश्चन में भी आपको अरेंज करना है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बताइए किसका सबसे ज्यादा होगा। इसमें 1 का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो I कहाँ है, Y एक्सिस पर। तो जब Y एक्सिस पे I आ जाता है, X एक्सिस पर V आ जाता है, तो जिसका स्लोप कम होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा, R3 का। जुनैद, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम R3, R3 से ज्यादा क्या होगा, R2, R2 से ज्यादा क्या होगा, R1। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस R1 का आ जाएगा। तो इस बात पे बहुत ध्यान देना, क्वेश्चन जब भी आपको ऐसा मिलता है तो पहले देखना क्या गिवन है, V दिया हुआ है कि I दिया हुआ है। अगर ऊपर V होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, स्लोप बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर ऊपर I है तो स्लोप बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसे नोट किया है क्या? ठीक है, सबको समझ में आ गया ये?